हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल पर स्वागत है। पिछले भाग में हमने वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा। आज हम वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है, जिनका समय लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गई। उत्तर वैदिक काल तक आते आते पंचजनों का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर विशाल राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कुरु तथा पंचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना, वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ना, क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषता थी। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। आरंभ में इसका उपयोग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में हुआ, परंतु धीरे धीरे इसका व्यवहार कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी होने लगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव सभ्यता एवं संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ा। लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। राजनीतिक जीवन। इस समय ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। सभा और समिति नामक सभाओं का अंत हो गया और राजा की शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। राजकीय प्रशासन में आए परिवर्तन तथा कर्मकांडों के विधानों जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय आदि यज्ञों ने राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आइए प्रमुख यज्ञों के बारे में जानते हैं। राजसूय यज्ञ। ऐसा माना जाता था कि इससे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बैरोक गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। वाजपेय यज्ञ। राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। यह निश्चित होता था। राजा का पद आनुवंशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। सामाजिक जीवन। परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार था। समाज में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। जाति प्रथा कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता आ गई। इंसान का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित माना जाने लगा। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तक और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु तक माना गया। शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य, संगीत, जुआ एवं युद्ध मुख्य थे। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय और शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह है ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य। निंदनीय विवाह है गंधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस। आर्थिक जीवन। इस युग में आर्यों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस भी अब पालतू मवेशी बन गई। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त मछुआ, सारथी, गडरिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बटने वाले, टोकरी बुनने वाले, धोबी, लुहार, जुलाहा आदि व्यवसायियों का उल्लेख भी मिलता है। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह ग्रामीण थी और ना ही शहरी। धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान प्रचलन में थे। इस काल में प्रजापति, सृष्टि के निर्माता, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित थे।
समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ वे ही धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे। जादू टोने में भी विश्वास बढ़ गया था। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।